प्यारे साथियों, जोहार। मैं विनोद यादव डिस्कवर झारखंड क्लास की ओर से आपका अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं झारखंड की जनजाति के बारे में। आखिर इन जनजातियों में ऐसी क्या खास बात रही है जो इनको स्पेसिफिक किया गया, यानी कि आखिर इनको जनजाति होने की मान्यता कौन देता है, इनको प्रूफ कौन करता है कि आज के बाद ये जनजातियों की सूची में आएंगे। ठीक है, तो इनके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, और इनके बारे में क्या विशेषता रखती है झारखंड में, इनके बारे में हम पूरी की पूरी डिटेल आज पूरा टॉपिक जो है आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। झारखंड की जनजाति जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन जो है दोस्तों से करवाइए और लाइक कीजिए। बीच में क्वेश्चन भी रहेगा, उसका आप आंसर भी कमेंट में दिया कीजिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं झारखंड की जनजाति। ठीक है, तो जो झारखंड की जनजाति है, झारखंड की जनजाति ये जो है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, झारखंड की जनजाति, इनका जो शाब्दिक अर्थ होता है ये होता है आदिकाल से रहने वाले लोग। अब ये आदिकाल क्या है, तो आदिकाल कहने का मतलब काफी पुराने, काफी वर्षों से, काफी पुराने लोग जो होते हैं। ठीक है, यानी कि इतिहास में बोलते हैं ना आदिकाल, तो वही है आदिकाल से रहने वाले लोग। आदिकाल से रहने वाले लोग। उसके बाद इसमें जो जनजाति है, इनका अधिवास, अधिवास कहने का क्या तात्पर्य है? अधिवास कहने का मतलब ये है कि पूरा पाषाण काल से जो लोग रह रहे हैं। ठीक है, अधिवास कहने का तात्पर्य ये है कि पूरा पाषाण काल से रहने वाले लोग। अब ये पूरा पाषाण काल, तो पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो जिस समय लोग ये औजार वगैरह पत्थरों की हुआ करती थी, उस समय से ये जनजाति जो है इनको उसी समय से ये जनजाति अवेलेबल है, यानी कि पूरा पाषाण काल से रहने वाले लोग, पूरा पाषाण काल से जो रह रहे हैं। ठीक है, तो शाब्दिक अर्थ का मतलब क्या बताया? जो आदिकाल से रह रहे हैं वही आदिकाल, वही आदिकाल में क्या? पूरा पाषाण काल। जैसे इतिहास में पढ़ते हैं ना, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, तो वही है पूरा पाषाण काल से जो लोग रह रहे हैं वो अधिवास, यानी कि इसका जो अधिवास जो रहा है वो पूरा पाषाण काल से ही रहा है। ठीक है, इनकी चर्चा, तो चर्चा ये कैसे हम लोग माने कि ये लोग पूरा पाषाण काल से या आदिकाल से ही रह रहे हैं, तो ये चर्चा जो है पौराणिक ग्रंथों में भी मिलती है। कहने का मतलब इन जनजातियों की चर्चा, यानी कि आदिवासियों की चर्चा जो है पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। इस कारण से क्या मानते हैं, अब जो कोई चीज का लिखित साक्ष्य हो तभी ना मानेंगे हम ये कि इनका जो भी प्रूफ दिया जा रहा है वो सही है। तो इनका जो चर्चा पौराणिक ग्रंथों में होने के कारण अब तो ये मान सकते हैं ना कि ये आदिकाल से रह रहे हैं या किस पाषाण काल से रह रहे हैं, तो पूरा पाषाण काल से। तो इन सभी चीजों की चर्चा पौराणिक ग्रंथों में किया गया है।
तो इनकी चर्चा कहाँ मिलती है? पौराणिक ग्रंथों में भी मिलती है। जब किसी चीज का लिखित साक्ष्य आपको दिया जा रहा है तब तो आपको मानना ही पड़ेगा कि हाँ ये पौराणिक था। और ये एडिटिंग जो हो गया, एडिट करके नहीं कि अभी मिटा के लिख दिया कि नहीं ये तो आधुनिक काल से, तो ऐसा नहीं है, ये चीजें काफी पहले लिखी जा चुकी है। ठीक है। अन्य शब्द में देखिए हम लोग वही चीज यहाँ पे जिक्र करेंगे जो काफी महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से क्वेश्चन एनालाइज हो सकता है। दूसरा ये कि चीजें समझ में आनी चाहिए। अब जरूरी थोड़ी है कि चीजें रटना ही पड़े सब चीज। जिन चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा आउटर मैटर को लाना पड़े तो समझने के लिए थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। जब चीजें समझेंगे तो रटना जरूरी नहीं पड़ जाता है फिर। ठीक है। तो अन्य शब्द हमने इसलिए यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि जनजातियों के लिए अन्य शब्द क्या क्या और प्रयोग किया जाता है। जैसे जनजातियों को और क्या बोल सकते हैं? तो जनजातियों को हम लोग बोल सकते हैं, जो इन लोगों के लिए जो शब्द यूज किया गया वो वनवासी। वनवासी कहने का मतलब क्या है? कि जो वन में वास करते हैं, वनों में रहते हैं, उनके लिए क्या शब्द यूज किया गया? वनवासी। वनवासी के अलावा जो यूज किया गया वो आदिवासी। ठीक है। आदिवासी और इसके अलावा क्या यूज किया गया? तो आदिम जाति। आदिम जाति बोलिए या आदिम जनजाति बोलिए। ठीक है। और इसके अलावा एक और शब्द है गिरिजन। इसके अलावा एक और शब्द क्या है? गिरिजन। ठीक है। तो क्वेश्चन बना सकता है। वनवासी से तो पता चल जाएगा कि जनजाति को बोल रहे हैं, आदिवासी से पता चल जाएगा कि जनजातियों को ही बोल रहे हैं, आदिम जाति से भी पता चल सकता है। आदिम कहने का मतलब वही आदिकाल से रहने वाले, तो आदिम जाति से भी पता चल सकता है कि ये जनजाति का। लेकिन ये शब्द जो है गिरिजन, गिरिजन जब तक आप कहीं से पढ़े या सुने नहीं रहेंगे तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि गिरिजन है क्या। तो गिरिजन क्या है? ये जनजातीय का ही एक अन्य नामों से इसको पुकारा जाता है। ठीक है। उसके बाद जो हम लोग देखते हैं, आखिर जिनको जो जनजाति का दर्जा दिया गया ये भारत में कैसे दिया जाता है? ठीक है। तो हमें यहाँ लिखा है संविधान, यानी कि संविधान बोले तो भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में जो है इनको दर्जा कौन देता है कि ये, आखिर यहाँ पे तो कैटेगराइज किया हुआ है ना, जो सामान्य जाति के हैं, ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग जाति के हैं या जनजाति के हैं। ठीक। तो भारतीय संविधान में हम इसलिए लिखे कि जो भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। ठीक है। कुल कितने अनुच्छेद हैं और मूल संविधान में, ठीक है, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन रहा कि भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां हैं। ठीक है। इसका जवाब दीजिएगा। और मैं यहाँ फिलहाल बता रहा हूँ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 342 इसमें ये उल्लेखित किया गया है कि किसी भी जनजाति को जनजाति का दर्जा कौन देगा। ठीक है। तो जनजाति का दर्जा यहाँ राष्ट्रपति के द्वारा अगर किसी राज्य में किसी भी जाति को जनजाति का दर्जा देना है या उस सूची में से उस जनजाति को बाहर कर देना है, इसका फैसला लेने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास है। ठीक है। और राष्ट्रपति किसके सहयोग से करते हैं? जिस राज्य की जनजाति या जनसंख्या के बारे में, खास विशेष जनसंख्या के बारे में बात किया जा रहा हो,
वहाँ राष्ट्रपति जो है वो उस राज्य के राज्यपाल से विमर्श करके, यानी कि राज्यपाल से परामर्श करके ये डिसाइड करेंगे कि कौन जनजाति में रहेगा और कौन जनजाति से सूची से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक विशेष बात याद रखना है, ये जो राष्ट्रपति है क्या सिर्फ राज्यपाल से चर्चा करेगा? नहीं, यहाँ पे राष्ट्रपति जो है संसद। अब संसद किसको बोलते हैं? संसद आप में से शायद कुछ को मालूम हो और कुछ को ना मालूम हो। तो संसद उसे बोलते हैं जो संसद के 3 अंग होते हैं। ठीक है, एक तो हो गया लोकसभा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं संसद। ठीक, संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? संसद। तो यहाँ पे हमने एक शब्द लिखा है संसद। ठीक है, अब संसद जो है, राष्ट्रपति संसद में कौन कौन आ गए? राष्ट्रपति भी आ गया, लोकसभा भी आ गया और राज्यसभा आ गया, यानी कि पूरा संसद इस विषय पे चर्चा करके फाइनली राष्ट्रपति ये तय करेंगे राज्यपाल से परामर्श लेके कि कौन से विशेष समुदाय को जनजाति का दर्जा देना है या नहीं देना है। ठीक है, तो इसे यहाँ पे याद रखिएगा, आर्टिकल 342, यानी कि पूछ सकता है किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनजाति होने का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट शब्द है अब नेक्स्ट शब्द हमने लिखा है यहाँ श्रेणी। तो ये श्रेणी क्यों लिखा है? देखो, जो झारखंड की जनजाति है उसे दो श्रेणियों में बांटा गया, एक जो प्रमुख जनजाति है वो, और दूसरा जो हो गया वो आदिम जनजाति। ठीक है, तो झारखंड में टोटल 32 जनजातियों को मान्यता प्राप्त किया गया। अभी यहाँ बताया ना, जनजातियों को मान्यता कौन देता है? तो राष्ट्रपति देता है। तो आर्टिकल 342 के तहत झारखंड में जो है वो टोटल 32 जनजातियों को मान्यता दिया जा चुका है। ठीक है, 32 जनजातियों को मान्यता दिया जा चुका है। और इस 32 में टोटल 8 जो है वो क्या है? आदिम जनजाति है, और जो प्रमुख जनजाति है वो 24। तो देखिए 24 8 32। ठीक है, तो इसमें से 8 जो है वो आदिम जनजाति की श्रेणी में। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी एनालाइज करता है कि आदिम जनजाति झारखंड में कुल कितने आदिम जनजाति है? तो 8 है। अब ये 8 कौन कौन है, इसमें से भी क्वेश्चन बनाता है कि 8 जो है वो कौन कौन से हो सकता है। उनमें से एक ऑप्शन आपको दे देगा आदिम जनजाति का, और बाकी 3 ऑप्शन अलग दे देगा। अब ये 3 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन में से आपको चूज करने के लिए कहा जाएगा कि निम्न में से कौन सा आदिम जनजाति है। ठीक, अब ये तो आदिम जनजाति है। आदिम जनजाति तो फिर कहने का मतलब कौन कौन से आदिम जनजाति है। ठीक, नीचे आ रहा है कौन कौन सा आदिम जनजाति है। तो आदिम जनजाति इसको देखिए, याद करने का कोई ट्रिक नहीं, 3-4 बार चीज़ों को बोलिए, खुद से बोलिए, कहीं देख के बोलिए, चाहे फिर आंख बंद करके फिर बोलिए, जैसे बोलिए 3-4 बोलिए। एक बार दिमाग में सेटअप हो गया तो फिर चीज़ें भूलना थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए 8 आदिम जनजाति, तो 8 आदिम जनजाति को कौन कौन सा आदिम जनजाति, इसके लिए हम लोग देखते हैं पहले असुर।
असुर, कोरबा, बिरहोर, असुर, कोरबा, बिरहोर। फिर मालपाड़िया, सौरिया पहाड़िया, कितने हो गए? मालपाड़िया, सौरिया पहाड़िया, असुर, कोरबा, बिरहोर, बिरजिया। कितने हो गए? 1 4 तो 6। हमने टोटल 8 बताया। मालपाड़िया, सौरिया पहाड़िया, बिरहोर, बिरजिया, कोरबा, असुर, कोरबा, बिरहोर, बिरजिया और फिर परहिया। परहिया और एक साथ में और परहिया, ठीक है। तो ये टोटल 8, 1 2 3 4 5 6 7। एक और ये सबर, ठीक है। तो मालपाड़िया, सौरिया पहाड़िया, ये तो पहाड़िया वाला अलग हो गए, ठीक है। उसके बाद असुर, कोरबा, बिरहोर, बिरजिया, परहिया, सबर। असुर, कोरबा, बिरहोर, बिरजिया, परहिया, सबर। 4 बार इन चीज़ों को बोलिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे पहाड़िया वाला पहले अलग कर लीजिए। इनमें से आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे र असुर, सबर, असुर, सबर, बिरहोर, असुर, सबर, बिरहोर। उसके बाद बिरजिया, परहिया, बिरजिया, परहिया, कोरबा, बिरजिया, परहिया, कोरबा, ठीक है। इनमें से 2 2 करके याद कर सकते हैं, जैसे मालपाड़िया, सौरिया पहाड़िया, बिरजिया, परहिया, बिरजिया, परहिया, बिरहोर, सबर, असुर, बिरहोर, सबर, असुर, कोरबा, बिरहोर, सबर, असुर, कोरबा, बिरहोर, सबर, असुर, कोरबा। तो ऐसी चीज़ों को थोड़ी सी रटिए, थोड़ा सा तो चीज़ें दिमाग में बैठ जाएगी। इसके अलावा जो 24 है, ठीक है, तो जो 32 जनजाति है उनमें से 24 जनजाति जो बच जाता है, उसमें संथाल, उरांव, हो, मुंडा, किसान, खड़िया, तो इस तरह से 24 जनजाति जो है। नेक्स्ट हम लोग सभी जनजाति के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो जो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन एनालाइज होता है वो आदिम जनजाति से, यानी कि 32 में से जो 8 जो है वो आदिम जनजाति से, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा क्रिएट होता है, ठीक है। अब एक सवाल आता है कि इनका आगमन कैसे हुआ, झारखंड में इनका आगमन कैसे हुआ, ये आए कहाँ से, ठीक है। तो इसमें से भी जो आगमन है, इनका जो आगमन क्षेत्र है, आगमन क्षेत्र इनका कहाँ से हुआ, तो कुछ जनजाति कैमूर पहाड़ी से आए, कुछ रोहतास से होते हुए आए, कुछ दक्षिण भारत से आए। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा जानना जरूरी है कि इनमें से जो है एक खड़िया जो है, ये जो खड़िया जनजाति है, खड़िया और बिरहोर, खड़िया और बिरहोर, इन दोनों को माना गया कि ये कैमूर की पहाड़ियों से आए। तो ये कैमूर की पहाड़ी कहाँ है, तो ये कैमूर की पहाड़ी जो है बिहार
बिहार साइड में, ये बिहार का जो पश्चिम दक्षिण क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ से कैमूर पहाड़ी से, कैमूर पहाड़ियों की तरफ से इनका आगमन हुआ। किसका किसका? खड़िया और बिरहोर से। यानी कि उधर से वो लोग आगे बढ़ते बढ़ते झारखंड में प्रवेश कर गए। उनके उसके बाद जो है मुंडा जनजाति, मुंडा का जो आगमन माना जाता है वो रोहतास से माना जाता है। रोहतास पहाड़ियों से इनका आगमन माना जाता है। यानी कि ये लोग भी जो पहले हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, शब्द से ही पता चलता है जनजाति, वनवासी, आदिवासी, तो वनों में रहने वाले ये लोग, ठीक है। तो मुंडा, ये रोहतास पहाड़ियों की तरफ से इनका जो आगमन हुआ वो मुंडा जनजाति का हुआ। उसके बाद जो है एक उरांव लोग है, इसका आगमन जनरली ज़्यादा यहाँ से उरांव से पूछता है, ठीक है। उरांव वाला जो है वो दक्षिण भारत, दक्षिण भारत से इनका आगमन माना जाता है। दक्षिण भारत कहने का मतलब जो है, जो नर्मदा नदी जो है उसके नीचे से, ठीक है, नर्मदा नदी के साउथ से, यानी कि उधर से ये लोग दक्षिण भारत की ओर से उरांव जनजाति का आगमन झारखंड में माना जाता है। उसके बाद ये दक्षिण भारत से तो आए, उसके बाद ये दो भाग में बट गए, दो श्रेणी में बट गए, जो एक राजमहल क्षेत्र में निवास करने लगे और दूसरा पलामू में करने लगे। तो एक जो है वो राजमहल क्षेत्र में निवास करने लगे और दूसरा पलामू क्षेत्र में, ठीक है। तो ये दक्षिण भारत से होते हुए आया और कहाँ बस गए? पहला एक तो राजमहल क्षेत्र में बस गए, दूसरा पलामू क्षेत्र में बस गए। उसके बाद आगमन हो गया। उसके बाद अर्थव्यवस्था, इनकी अर्थव्यवस्था कैसे रही शुरू से, जो इनकी अर्थव्यवस्था आखिर इतना आदिकाल से ये लोग रह रहे, तो इनकी अर्थव्यवस्था क्या रही होगी, इनका जीवन यापन कैसे होता होगा, तो ठीक है। तो अर्थव्यवस्था कहने का मतलब ये कृषि पूर्वकालीन रहे। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है, पहले लोग कैसे रहते थे, या तो आखेट शिकार करके रहते थे, कृषि करके रहते थे, कृषि में भी कैसी कृषि होती थी, इन सारी चीज़ों को। तो अर्थव्यवस्था इसकी जो रही है कृषि पूर्वकालीन, और इस कृषि में भी जो ज़्यादा था वो झूम कृषि, ठीक है, कृषि में भी झूम कृषि। झूम कृषि वो होता है जब, जैसे जमीन का कोई पार्ट है, ठीक है, झूम कृषि वो होता है, तो देखिए जैसे कोई जमीन है, ठीक है, जमीन का ये जो खंड है, तो ये लोग इस पार्ट पे कृषि करना शुरू किए, ठीक है। उसके बाद यहाँ कृषि 1-2 वर्ष यहाँ पे कृषि करेंगे, उसके बाद इस जमीन को छोड़ देंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट पे आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ के इसका जो जंगल जमीन वगैरह है उसे साफ करके कटाई छटाई सब हटा के, उसके बाद फिर से इस जगह पूरा लीव कर देंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद नेक्स्ट इस जगह पे फिर से कृषि करना शुरू कर देंगे। फिर नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, फिर इस जगह को छोड़ के फिर अगला पार्ट जो है जंगल का अगला पार्ट उसे साफ सुथरा करेंगे, और फिर वहाँ पे फिर कृषि, यानी कि स्थानांतरित कृषि भी इसको बोलते हैं। यानी कि झूम कृषि को क्या बोलते हैं? स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं। यानी कि एक स्थान पे ज़्यादा अधिक बार फसल को उपजाया नहीं जाता, ठीक है। यानी कि नए नए जमीन को साफ सुथरा करके फिर से वहाँ से कृषि का कार्य किया जाता है, वो हो गया झूम कृषि, ठीक है। तो झूम कृषि, इसके अलावा क्या रखते थे ये लोग कि आखेट, यानी कि इनका जो जीवन यापन का जो महत्व होता था, जीवन यापन कैसे करते थे, तो आखेट मतलब शिकार,
आखेट मतलब शिकार। तो आखेट, शिकार, झुम कृषि, और कृषि में भी झुम कृषि जिसके स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये था इनकी अर्थव्यवस्था का आधार। उसके बाद देखते हैं समानता। तो ये जो जनजाति है, ठीक है, ये जो जनजाति है वो कहाँ से समानता रखते हैं? तो श्रीलंका में है जो जनजाति, जैसे यहाँ बोलते हैं ना, संथाल है, मुंडा है, हो है, उरांव है, खड़िया है, बिरहोर है, बिरजिया है, माल पहाड़िया, सौरैया पहाड़िया, किसान। तो इस तरह से जो जनजाति है, इसी तरह से जो जनजाति है वो श्रीलंका का एक बेडो जनजाति है। ठीक है, जो समानता रखते हैं, जो श्रीलंका का एक श्रीलंका का बेडो जनजाति जो है, ये बेडो, वहां पे जैसे यहाँ पे संथाल बोल रहे हैं, तो श्रीलंका में एक बेडो जनजाति है। तो उसकी जैसे समानता रखने वाले यहाँ की जनजातियों में भी वैसे ही समानता देखी जाती है। उसके बाद दूसरा ये है कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के मूलवासी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी। तो वहाँ पे जैसे लोग रहते हैं, ठीक है, जैसे संरचना वहाँ के लोगों की है, यानी कि वहाँ के लोगों का जैसे रूप, रंग, आकार है, उसी तरह से यहाँ पे झारखंड में भी जो जनजाति है उनकी समानता देखी जाती है। तो क्वेश्चन ऐसे एनालाइज हो सकता है कि जो झारखंड की जनजातियाँ वो निम्न में से कहाँ की जनजाति से समानता या साम्यता रखती है? ठीक है, यानी कि मिलता जुलता स्वरूप है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रजाति। प्रजाति क्या लिखे हैं? प्रजाति देखिए, जो झारखंड की जनजाति है इसको दो प्रजातियों में बांटा गया है। ठीक है, प्रजाति एक तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, और दूसरा द्रविडियन। तो इनको दो प्रजाति समूह में बांटा गया, एक प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड और दूसरा द्रविडियन। तो ये है क्या? प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड और द्रविडियन है क्या? तो प्रजातीय की दृष्टिकोण से ऐसा भी क्वेश्चन बनाता है कि प्रजातीय दृष्टिकोण से जनजातियों को कितने भागों में बांटा गया? तो दो भागों में। तो झारखंड की जो जनजाति है वो मुख्यतः अधिकांशतः जो है वो आपका प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड है। अधिकांश जनजाति जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड से ही मिलेंगे। ठीक है, कुछ जनजाति जो है जैसे उरांव वगैरह, ये द्रविडियन जनजाति से मिलेंगे। यहाँ पे एक वैज्ञानिक आते हैं, जॉर्ज गियर्सन। ठीक है, यहाँ पे एक वैज्ञानिक का नाम आ जाएगा आपका जॉर्ज गियर्सन, वो भाषाई वैज्ञानिक है। ठीक है, नाम क्या है? जॉर्ज गियर्सन। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने क्या किया कि ये एक भाषाई विज्ञान वैज्ञानिक थे, भाषाई के आधार पर लोगों का बंटवारा जैसे होता है ना, वही किया करते थे। तो जॉर्ज गियर्सन जो है, इन्होंने झारखंड की जनजाति को दो भागों में बांटा, एक ऑस्ट्रिक और एक द्रविड़। चीजें वही है, ठीक है, चीजें वही है, फिर चीजों को सिर्फ ये अपने तरीके से बताया कि ये दो भागों में जॉर्ज गियर्सन जो है वो भी बताया, एक ऑस्ट्रिक और दूसरा द्रविड़। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बना सकता है कि जॉर्ज गियर्सन के अनुसार झारखंड की जनजातियों को दो भागों में बांटा गया, वो कौन कौन है? तो दूसरा एक ऑस्ट्रिक और एक द्रविड़। यहाँ पे ऑस्ट्रिक उसको बोला गया जो ऑस्ट्रो एशियाटिक, यहाँ पे हमने क्या बोला? प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। ठीक है, ये प्रजाति दृष्टिकोण से थे, और ये जो है जॉर्ज गियर्सन के अनुसार ऑस्ट्रिक और द्रविड़ बताया। तो इन्होंने इस चीज को जो बताया वो भाषाई आधार पर बताया। ठीक है, भाषा के आधार पर, यानी कि भाषा जो अलग अलग होती है चीज़ों, लोगों की, हर किसी का, ये तो इंडिया है, यहाँ पे तो हर एक 10 किलोमीटर में लोगों का लैंग्वेज चेंज हो जाता है, भाषा चेंज हो जाता है। ठीक है,
तो इन्होंने जो जॉर्ज गियर्सन जो बताया, ये क्या बताया, भाषाई आधार पे। भाषाई आधार पे झारखंड की जनजातियों को दो भागों में बांट दिया। अच्छे से समझिएगा, ठीक है, तो ऊंच हो जाएगा। जॉर्ज गियर्सन क्या किए, भाषाई आधार पे झारखंड की जनजाति को दो भागों में बांटा, एक ऑस्ट्रिक और दूसरा द्रविड़। जबकि हमने पहले बताया कि यहाँ की जो प्रजाति को है वो दो भाग में बांटा गया, एक प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट और दूसरा द्रविडियन। ठीक है, तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट ना बोल के भाषा के आधार पे इन्होंने जॉर्ज गियर्सन जो है वो क्या किया, ऑस्ट्रिक बोल दिया, और द्रविडियन, द्रविडियन से द्रविड़ हो गया। ठीक है, तो ये था भाषाई आधार पे। ठीक है, अब भाषा परिवार, जब भाषा की बात आ गई तो फिर भाषा परिवार से, तो जो भाषा परिवार से जो बांटा गया है, ठीक है, जो तो भाषाई आधार पे बांटने वाला जो थे जॉर्ज गियर्सन, उन्होंने दो भाग में बांटा। अब भाषाई विविधता के अनुसार देखते हैं, तो जो भाषाई विविधता, यानी कि भाषा परिवार, ठीक है, यानी कि हर किसी का अलग अलग, विविधता का मतलब अलग अलग, तो भाषा परिवार भाषा परिवार भाषा विविधता बोलिए चाहे भाषा परिवार बोलिए, तो इसमें दो भाग में बांटा गया। एक जो है, एक है ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑस्ट्रो ऑस्ट्रो एशियाटिक और दूसरा जो है वो है द्रविडियन। ठीक है, यानी कि भाषाई विविधता क्या है, भाषाई विविधता बोलिए चाहे भाषा परिवार से बोलिए, तो वही हो गया, एक तो ऑस्ट्रो एशियाटिक और दूसरा द्रविडियन। जबकि यहाँ पे जॉर्ज गियर्सन भी यही चीज बोल चुके हैं, ऑस्ट्रिक और द्रविड़, सिर्फ ये नाम अलग है। ठीक है, ये नाम छोटा ऑस्ट्रिक है, और जबकि यहाँ पे भाषा परिवार के आधार पे देखेंगे तो ऑस्ट्रिक ऑस्ट्रो एशियाटिक है। ठीक है, अब यही चीज भाषा विविधता के आधार पर देख लिए, ऑस्ट्रो एशियाटिक और द्रविडियन। लेकिन यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, ठीक है, दो चीज तो हो गया, ऑस्ट्रो एशियाटिक और द्रविडियन। तो ऑस्ट्रो एशियाटिक में, ऑस्ट्रो एशियाटिक में तो ये मैक्सिमम, अधिकांश इसी में आ जाएंगे, अधिकांश जनजाति जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में ही आएंगे। जबकि द्रविडियन, द्रविडियन में जो यहाँ की जो जनजाति है, ठीक है, द्रविडियन में एक तो उराव बताया, उराव, उराव जो भी है वो द्रविडियन में ही आता है। उराव, उराव में थोड़ा सी चीजें याद रखिएगा। उराव जो कुड़ुक भाषा का यूज करते हैं, ठीक है, कुड़ुक, ये भी कुल मिला के किस में आ जाएगा, द्रविडियन में आ जाएगा। और इसके अलावा जो 8 जो आदिम जनजाति बताया, माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया, तो ये लोग जो है माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया, तो ये लोग जो है वो मालतो भाषा का यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि कुड़ुक जो है, यहाँ से क्वेश्चन में आता है कि कुड़ुक किनका भाषा है, तो कुड़ुक जो है उराव का है, और जबकि मालतो है वो माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया का। बाकी शेष जो जनजाति है उनको ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में रखा गया है। ठीक है, यानी कि भाषा समूह जो इनका जो बांटा गया है वो अधिकांश जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक में आते हैं, जबकि उराव, मालपहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, इन लोगों का लैंग्वेज अलग अलग है। तो उराव वाले जो है
कुड़ुक भाषा का यूज करते हैं, जबकि मालपाड़िया सौड़िया पाड़िया वो द्रविड़ भाषा का। अब इनका एक देखते हैं कि समाज इनका कैसा है। ठीक है, छोटा सा बच्चे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। आप लोग थोड़ा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप के साथ, अपने परिवार, क्योंकि झारखंड में क्या हुआ है क्या नहीं है इन सारी चीज़ों को हर किसी को, झारखंड वासियों को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो इनका जो समाज है, इनका समाज एक तो पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक क्या होता है? जब भी जनरली कहीं पढ़ते होंगे कि पितृसत्तात्मक है या मातृसत्तात्मक है, तो पितृसत्तात्मक या वो हो गया जो पिता के वंश से चलता आ रहा हो। ठीक है, पिता के वंश से, यानी कि पिता का वंश का नाम दिया जाता है, जबकि मातृसत्तात्मक में होता है कि माता के वंश का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो पितृसत्तात्मक प्लस ये एकल परिवार है। एकल परिवार और संयुक्त परिवार को समझते होंगे कि एकल परिवार और संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार में सारे लोग एक ही जगह रहते हैं, और एकल परिवार में लोग सिर्फ अपने जाति विशेष, क्या मतलब एकल परिवार तो जैसे होता है ना बेघर हो गया, वैसा कुछ नहीं है, लेकिन एकल परिवार मतलब छोटा परिवार रहता है इनका। ठीक है, तो आज यहीं रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में इसको और आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ेंगे। एक बार रिवीजन अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि इनका जो आगमन कहाँ से हुआ, तो रोहतास, कैमूर पहाड़ी और दक्षिण भारत। इनका अन्य नामों में क्या बोला जाता है, तो वनवासी, आदिवासी, आदिम जनजाति, गिरिजन। कौन सा आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति इनको मान्यता देता है, तो आर्टिकल 342 के तहत दिया जाता है। राज्यपाल से परामर्श लेता है, लेकिन वो जरूरी नहीं होता, वो इसको मानने के लिए वो बाध्य नहीं होते। 8 आदिम जनजाति जो है वो कौन कौन थे, तो असुर, सबर, कोरबा, बिरहोर, बिरजिया, मालपहाड़िया, सौरिया पहाड़िया और सोरैया पहाड़िया, कोरबा। ठीक है, तो ये था टोटल 8 जनजाति। इसके अलावा 24 प्रमुख जनजाति थे। इनकी जो अर्थव्यवस्था का आधार था वो झूम कृषि, यानी कि स्थानांतरित कृषि। उसके बाद आखेट, शिकार, इन लोगों का जो अर्थव्यवस्था का आधार था। इसमें से फिर श्रीलंका के बेडो जनजाति के साथ इनका मतलब इनका स्वरूप जो है मिलता जुलता है, और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से इनका समाज जो है वो पितृसत्तात्मक है, एकल परिवार से संबंधित रखते हैं। इनका जो आदिवासी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो आदिकाल से रहने वाले लोग। इनकी जो चर्चा मिलती है पौराणिक ग्रंथों में भी इनकी चर्चा मिलती है। तो इस तरह चीज़ों को एक बार पढ़ के उसके बाद फिर से उसके खुद से रिवीजन कीजिए। अब किन्होंने इन्हें भाषाई आधार पर किन्होंने 2 भाग में बांटा था, तो जॉर्ज गियर्सन जो ऑस्ट्रिक और द्रविड़ में 2 भागों में बांटा था। भाषाई परिवार को इनको देखेंगे तो एक ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाई परिवार समूह में ऑस्ट्रो एशियाटिक और द्रविडियन, जबकि भाषाई विविधता में हम लोग देखे थे कि जो 2 ही चीज़ में फिर से वही ऑस्ट्रो एशियाटिक, जो अधिकांश जनजाति को ऑस्ट्रो एशियाटिक में ही रखा गया, जबकि उरांव, माल्तो और उरांव का जो कुड़ुक भाषा है उसे द्रविडियन में शामिल किया गया, जबकि माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया इसका जो लैंग्वेज है माल्तो है वो भी द्रविड़ भाषा में शामिल किया गया। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।